शम्स भाई आदाब, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। टाइम निकाल के सुनील गुप्ता जी से बात कर लीजिए। कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि शम्स भाई से बात नहीं हो पा रही है, देख लीजिए, है ना। शुक्रिया भाई। शम्स भाई आदाब, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। टाइम निकाल के सुनील गुप्ता जी से बात कर लीजिए। कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि शम्स भाई से बात नहीं हो पा रही है, देख लीजिए, है ना। शुक्रिया भाई। शम्स भाई आदाब, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। टाइम निकाल के सुनील गुप्ता जी से बात कर लीजिए। कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि शम्स भाई से बात नहीं हो पा रही है, देख लीजिए, है ना। शुक्रिया भाई। तो क्राइम तक फैमिली मेंबर में से आज एक कम हो गए, राजू श्रीवास्तव। आप तमाम लोग कहानियां सुनते हैं और मुझे वाकई खुशी हुई थी जब पहली बार मुझे पता चला था कि राजू भाई भी क्राइम तक की कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब भी वो रात को अकेले होते हैं या वक्त होता है तो वो कहानी सुनते हैं। कहीं सफ़र पे होते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है तो कहानी सुनते हैं। और इसी के बाद से हम दोनों की नज़दीकियाँ भी शुरू हुई थी। फिर फ़ोन पे बातचीत भी होती थी। ये जो आपने अभी मैसेज सुना, ऑडियो मैसेज, इसके लिए भी बड़ा मुझे अफसोस हुआ था कि वो फ़ोन उन्होंने किया, मैं कहीं शूट पे था, 2-3 बार उठाया नहीं। तो उससे पहले एक मैसेज आया था कि शम्स भाई आप फ्री होके कॉल करना। फिर उसके बाद ये ऑडियो मैसेज आया था, तब मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, शायद कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर मैंने उनको कॉल बैक किया था और फिर बात हुई थी किसी एक काम के सिलसिले में। ये जुलाई की बात है। और फिर ये था कि मुंबई आऊँगा तो मिलूँगा, वो उनका था कि दिल्ली आऊँगा तो बताएंगे। और वो दिल्ली आए किसी शूट के इस सिलसिले में। और 10 अगस्त की सुबह करीब 9, साढ़े 9 या 10 का वक्त था जब मुझे फ़ोन आया और बताया गया कि राजू भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो एक होटल में दिल्ली में ठहरे हुए थे, न्यू दिल्ली की तरफ, और उस वक्त होटल के ही जिम में थे और जिम करते करते वो गिर गए। फिर उन्हें एम्स ले जाया गया। अब जिम के दौरान में गिरने की ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी, तो उसी वक्त दिल धड़का था। लेकिन फिर लगा कि नहीं, चूँकि वो बिल्कुल फिट, सेहतमंद, सब कुछ ठीक, तो यही उम्मीद थी सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन मैंने 10 अगस्त को दोपहर को, मुझे लगा इस वक्त हॉस्पिटल गए हैं, शाम तक सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने 1 बजकर कुछ मिनट पर उनको व्हाट्सएप किया था कि राजू भाई आप फटाफट ठीक हो जाओ, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन वो मैसेज कभी वो पढ़ ही नहीं पाए। उस मैसेज को किए हुए 42वां दिन था आज, और मैं हर दिन दुआ मांगता था कि वो ठीक हो जाएं, होश में आ जाएं। और 42वें दिन आज फिर वही सुबह करीब 10 बजे का वक्त था जब फ़ोन पे पहली बार मुझे खबर मिली कि अब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है। उसी एम्स में जहाँ 42 दिनों से वो बेहोश थे, उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि वेंटिलेटर पर थे, पूरा परिवार लगातार यहीं पर था, पूरा देश दुआ मांग रहा था, लेकिन वो ऐसी गहरी नींद में गए कि फिर दोबारा उठे नहीं। पूरी दुनिया को हंसाने वाला एक शख्स सभी को रुलाकर चला गया। ऐसे लोगों की जब मौत होती है, हमसे बिछड़ते हैं, तो क्या कहूँ इसे कि क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब राजू भाई की सुबह डेथ की खबर मिली तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत अपना करीबी, कोई अपना रिलेटिव, रिश्तेदार, उसकी ऐसी मौत हुई है। इस दुनिया में जो आया उसको जाना तो है, क्योंकि जो पैदा हुआ उसको मरना भी है। लेकिन कई मौत ऐसी है जो रुला जाती है, दुख पहुंचाती है। उनमें से एक राजू भाई। जब भी मिला, ना मालूम कितनी बार मिला, अनगिनत बार मिला, अनगिनत बार बात हुई, हमेशा वही हंसता मुस्कुराता चेहरा, वही कोई ना कोई नया जोक क्रैक करना, उसके बारे में बातें करना। और मुझे एक बार पूछा भी कि आप दुनिया को हंसाते हो, एक कॉमेडियन हैं आप, जोक बनाते हैं, नई नई चीज़ों में से, हर चीज़ में से जोक निकाल लेते हैं, तो ये क्राइम की कहानियाँ सुनने का आपको शौक कहाँ? बड़ा दोनों में कंट्रास्ट है। तो एक बार मैंने उनसे मजाक में भी कहा था कि मैं भी कभी कॉमेडियन बनना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम कॉमेडियन बनना चाहते थे और क्राइम रिपोर्टर बन गए। तो वैसे ही हर एक के साथ होता है, पर मुझे रहस्यमयी कहानियाँ और जो चीज़ें जिसका जवाब पता नहीं है वो जानना अच्छा लगता है। तो वो चाहे आरुषि केस हो, निठारी हो, या फिर राजीव गांधी की मौत कैसे हुई,
या और भी बड़े बड़े केसेस। तो बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन कहानी सुन सुन कर अब पता चलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरी कहानी सुनने वालों में एक राजू श्रीवास्तव भी है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार। बट अफसोस कि ये सफ़र बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया और हम दोनों का रिश्ता भी अधूरा रह गया। और अफसोस इस बात का भी है कि वो लास्ट जुलाई के बाद फिर मेरी बात भी नहीं हो पाई। राजू श्रीवास्तव को जितने भी लोग जानते हैं, एक हंसमुख चेहरा उसी तौर पे हम सभी जानते हैं। मेरा मानना है कि जितने सिंपल और साधारण वो थे, बहुत सारी चीज़ें कमाई, एक शोहरत भी मिली, दौलत भी मिली, लेकिन उनका जो बेस था एक आम इंसान, एक बिल्कुल साधारण, वही आखिरी तक रहा। और यही उनकी इस कॉमेडी की भी खासियत थी। उन्होंने अपनी कॉमेडी का जो ढाल बनाया था वो था देसी, गांव देहात, आम कैरेक्टर, जिसमें से गजोदर है, और इन्हीं चीज़ों ने उन्हें लोगों के बीच पहुंचाया था। 10 अगस्त की सुबह जब दिल्ली के उस होटल के जिम में वो गिरे, तब वो शायद ट्रेडमिल पे थे, उसके बाद उनको एम्स ले जाया गया, तो वो बेहोश थे। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने चेकअप किया, तो यही था कि दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में कहा कि हाँ, ये कार्डियक अरेस्ट है। इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच होने के बाद फिर पता चला कि उनके ब्रेन पे भी कुछ चीज़ें हुई हैं। फिर बाकी जो जांच हुई उससे पता चला उनको ब्लॉकेज है हार्ट में। डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया, फिर दिमाग में सूजन आ गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये सूजन कम होगी और शायद हालात फिर बेहतर हो जाए। हालांकि तब भी क्रिटिकल थी तबीयत, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, और लगातार वो लगे रहे। वो वेंटिलेटर पे थे। बीच बीच में तबीयत सुधरने की भी खबर आती थी। फिर ये भी खबर आई बीच में कि होश आ गया, लेकिन ये खबरें सब झूठी थी। डॉक्टरों ने कहा कि हालात क्रिटिकल है, लेकिन उम्मीद है कि शायद सुधार हो इसमें, लेकिन वो हुआ नहीं। और 42 दिन के बाद आखिरकार आज सुबह दम तोड़ दिया। इस दौरान में जो शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट की बात थी, फिर 2 बार CPR दिया गया। CPR देने के बाद जो उनके पल्स गायब हो गई थी जब वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन वो लौट आई थी। फिर जब एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि ब्लॉकेज है, बल्कि 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज है। इसके बाद फिर दिमाग में उनके सूजन के बाद इंजेक्शन से थोड़ा सूजन कहते हैं और बढ़ा था, पर डॉक्टरों का कहना था घबराने की बात नहीं, फिर ये घटेगा और ठीक होगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, और वो शुरू से ही वेंटिलेटर पर रहे। और इसी बेहोशी के आलम में, नींद के आलम में आखिरकार राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि इस दौरान आप लोगों ने भी खबर देखी होगी, अमिताभ बच्चन तक ने राजू श्रीवास्तव के लिए ऑडियो मैसेज भेजा था। उसकी एक वजह थी कि राजू श्रीवास्तव बने, उसका बहुत बड़ा जो हाथ है वो बच्चन साहब का है। क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने कभी कॉमेडी एक्टिंग के बारे में सोचा ही ना होता अगर अमिताभ बच्चन की वो फिल्म ना देखते। शुरू से अपना आइडियल मानते थे, गॉडफादर मानते थे। उनका कहना था कि आज वो जो भी हैं बच्चन साहब की वजह से हैं, और बच्चन साहब को भी ये बात पता थी। और एक ज़माने में जब लोग देवानंद, राजेश खन्ना और अशोक कुमार, बाकी लोगों की आवाज़ निकालते थे, बच्चन साहब की आवाज़ बहुत कम लोग निकालते थे, मिमिक्री करते थे। जो शुरुआत में 2 लोग निकालते थे, उनमें से एक राजू श्रीवास्तव थे और दूसरे एक सुदेश भोंसले थे। तो बच्चन साहब को भी ये बात पता थी, और इसीलिए उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा था बाकायदा राजू श्रीवास्तव के एम्स के बेड पर, जहाँ वो थे उस केयर यूनिट में। वहाँ उनके कान के पास मोबाइल ले जाकर बच्चन साहब की वो आवाज़ उन्हें सुनाई गई थी। और जो लाइन उन्होंने ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा था, वो लाइन ये थी, अमिताभ बच्चन साहब ने अपने खुद आवाज़ में मैसेज भेजा था, ऑडियो मैसेज, और वो ये था कि राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है, अब उठ जाओ, हम सबको हंसना सिखाते रहो। ये बच्चन साहब ने भेजा था जब राजू एम्स में थे। लेकिन अफसोस बच्चन साहब की आवाज़ पर भी वो नहीं उठे, ना जागे, और अब वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके। कई लोगों के मेल आए कि राजू श्रीवास्तव की पूरी ज़िंदगी क्या थी। मौत की अफसोसनाक कहानी तो आपके सामने रखी कि कैसे क्या कुछ हुआ दिल्ली में। 10 अगस्त से लेकर आज 21 सितंबर, करीब 42वां दिन था। कानपुर के एक बेहद साधारण परिवार में जन्म हुआ राजू श्रीवास्तव का, और तब राजू श्रीवास्तव नाम नहीं रखा था, बल्कि उनके पिता ने उनका नाम रखा था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। तो सत्य प्रकाश का जन्म कानपुर में एक सरकारी कर्मचारी के घर पर हुआ, और वो कविता भी लिखते थे, वो कवि थे।
उनके पिता का नाम था रमेश चंद्र श्रीवास्तव। तो सरकारी नौकर थे, साथ में शौक था, कवि सम्मेलन में जाया करते थे और यहीं कानपुर में ही तब सत्य प्रकाश के स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, 8वीं में पहुंचे। बात 1975 की थी। 1975 में 3 चीज़ें हुई थी। एक जनवरी में एक फिल्म रिलीज हुई थी 1975 में, दीवार, अमिताभ बच्चन की, जो सुपर डुपर हिट थी। इसके बाद 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई शोले, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है आज भी। और शायद उसी 15 अगस्त को ठीक एक और फिल्म रिलीज हुई थी शोले के साथ साथ, जय संतोषी मां, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। तो 75 में ये 3 फिल्में ज़बरदस्त हिट हुई। हालांकि बाद में फिर शोले ने सभी को पीछे छोड़ दिया। और उसी 75 में राजू श्रीवास्तव ने पहली बार कानपुर के एक सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखी थी और ये पिक्चर थी दीवार, जनवरी में जो रिलीज हुई, और फिर उसके बाद शोले। इससे पहले राजू श्रीवास्तव ने सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखी नहीं। तब वीसीआर और ये सब आम घरों में और ये सब जगह पे होता भी नहीं था। तो इन 2 पिक्चरों को देखने के बाद राजू श्रीवास्तव के अंदर पहली बार लगा कि वो कुछ अलग है उनके अंदर। उसकी वजह थी कि जब वो थिएटर से बाहर निकले तो अमिताभ बच्चन की अंदाज और आवाज़ में वो बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कपड़े को आधा मोड़ लिया और उसी तरीके से चल रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो पहली चीज़ हुई वो ये कि जब वो पिक्चर देखने गए, 8वीं क्लास में थे, बाहर निकले थिएटर से, तो साइकिल पे पिक्चर देखने गए थे दोस्त के साथ। साइकिल स्टैंड पे साइकिल जमा करवा दी थी। अब साइकिल लेने के लिए गए तो पार्किंग वाले से अमिताभ बच्चन के स्टाइल में ही वो उसी आवाज़ में उसमें साइकिल लेते हैं और पर्ची देते हैं। तो वो जो स्टैंड पे था वो भी हैरान तरीके से देखता है, कहता है यार तो बिल्कुल सही आवाज़ निकाल रहा है। अब अगले दिन वो स्कूल पहुँचे तो वो फिल्म का भूत अभी भी सर पे सवार था। अब वहाँ जाकर उसी तरीके से दीवार और फिर के डायलॉग बोलने शुरू किए। जब बोले तो दोस्तों ने कहा कि तुम तो एकदम अमिताभ बच्चन के जैसा बोलते हो। वहाँ से हौसला मिला। अब ये खेल खेल में एक शौक पैदा हो गया, कुछ भी बात करना, किसी से करना अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, बट घर वालों से छुप कर, क्योंकि उन्हें लगा कि उस वक्त ये कॉमेडी, नाटक, नौटंकी, इनको लोग बुरा मानते थे। और यही बच्चों से होता था कि पढ़ो लिखो। राजू श्रीवास्तव को भी यही कहा गया था, पढ़ो लिखो, सरकारी नौकर बनो, कोई या तो फिर इंजीनियर बनो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो घर वालों को ये पता नहीं था कि ये सब नाटक, नौटंकी, कॉमेडी की राह पर बेटा चल पड़ा है। लेकिन राजू श्रीवास्तव को इन 2 फिल्मों ने एक नई राह दिखा दी, दीवार और फिर शोले ने। और अब वो उठते बैठते खाते पीते अमिताभ बच्चन की नकल करनी शुरू कर दी। अब ये सब कुछ चलता रहा। फिर स्कूल से निकल गए। 75 के बाद अब आ गया साल 82 का। 82 का जब साल आया तो अब तक कई लोग, दोस्त बुलाते हैं कई बार फंक्शन में कि आओ कुछ बोलो, डायलॉग मारो, और ये धीरे धीरे पॉपुलर होते गए। कुछ कानपुर में अब मिले, स्टेज पे भी अलग अलग, जो दशहरे से लेके बाकी चीज़ों पे, किसी फेस्टिवल के मौके पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उनमें बुलाया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव जाके छोटे मोटे आइटम, यही मिमिक्री। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी की मिमिक्री शुरू की। फिर धीरे धीरे धर्मेंद्र का सीखा, देवानंद का सीखा, इन सब की करने लगे। तो कानपुर में कहते हैं कि एक ज़माने में उस वक्त वो स्टेज पे एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं। फिर कई लोगों ने मशवरा दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ। 82 में राजू श्रीवास्तव मुंबई आते हैं। लेकिन इस 82 से पहले एक और कहानी होती है। इस 82 से पहले, बल्कि 81 में, उनके एक भाई की शादी थी कानपुर में ही। तो शादी में उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है। अब वो उनके भाभी के रिश्तेदारों में से थी वो लड़की। उस लड़की का नाम था शिखा। शादी में शिखा से मुलाकात हुई। पहली नज़र में राजू भाई शिखा को दिल दे बैठे। अब लेकिन ये कि काम धाम तो है नहीं, खाली कॉमेडी और मिमिक्री करते फिर रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कुछ कर लो, इधर रिश्तेदारी का मामला, क्या करें। लेकिन भाइयों को उन्होंने समझाया कि यार इससे शादी करा दो। उन्होंने कहा ठीक है, तो कुछ बन जा। फिर उन्होंने खत वत लिखना शुरू किया शिखा को, बट दिल की बात नहीं बताते थे कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन खुश थे कि चलो खत इधर से भी जा रहा है, उधर से भी आ रहा है। फिर उसके बाद एक प्रेरणा मिली कि अब कुछ करना है और कुछ बन के ही शादी करनी है। यहाँ से पहली एक प्रेरणा और मिली, वो तो था ही था कि बच्चन साहब और ये। तो अब एक शिखा ज़िंदगी में आई तो वहाँ से एक प्रेरणा मिला कि कुछ करना है। 81 में मुलाकात हुई, 82 में उन्होंने कानपुर छोड़ दिया। अब वो पहुँचे मुंबई।
अब मुंबई और कानपुर में बड़ा फ़र्क है। मुंबई पता नहीं कितने लोग अपने सपनों को पालने और सालने के लिए पहुंचते हैं। जितने पहुंचते हैं उनमें से ज़्यादातर के सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। तो उस सपनों की नगरी में जब राजू श्रीवास्तव पहुंचे तो उन्हें कुछ ही दिनों में अंदाज़ा हो गया था कि शहर में टिकना और जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इधर इतने पैसे भी नहीं थे, क्या करें, ज़िंदगी भी गुजारनी है, चलानी है। तो कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद अब रहने और बाकी चीज़ों के लिए भी मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। इधर उधर धक्के तो खा रहे हैं। तब एक कव्वाल हुआ करते थे, शंकर शंभू। शंकर शंभू जी ने पहली बार आसरा दिया वहाँ राजू श्रीवास्तव को। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रुको। अब वो रुके। फिर कुछ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बैंड वाले थे। वहाँ जाके अब राजू इधर उधर जो भी जाते कि कहीं कोई काम मिल जाए फिल्मों में, बाकी खाली टाइम में जो भी मिल जाता उसको पकड़ के अपने जोक सुनाने मार लगते, मिमिक्री करते। तो एक गली में ही जहाँ पे ये रहते थे ऑर्केस्ट्रा बैंड वाला था, उसने भी सुना। उसने कहा यार तुम तो ठीक ठाक मिमिक्री करते हो, आओ हमारे लिए कभी कभी परफॉर्म करो। तो वो ले गए, परफॉर्म किया। पहली बार 50 रुपये मिले तो बड़ा खुश। फिर ये हुआ कि कुछ के बर्थडे पार्टी में भी है, वहाँ पे भी कुछ लोगों को हंसाओ वसाओ। तो ये बर्थडे पार्टी में पहुँच गया, वहाँ भी 50-100 रुपये मिलने शुरू हुए। तो 50-100-200 यहाँ चलता रहा, लेकिन आगे कुछ मिल नहीं रहा था और स्ट्रगल लंबा होता जा रहा था। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कुछ तो करना है। तो मुंबई में उन्होंने ऑटो ड्राइवरी शुरू कर दी। कहा कि एक तरफ स्ट्रगल करते रहेंगे, फिल्मों में ट्राई करते रहेंगे, बाकी अपनी मिमिक्री करते रहेंगे। अच्छा, उस वक्त तक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हुआ करता था, जो उसके बाद के दौर में आया। तब कॉमेडियन के नाम पर जॉनी वाकर, जॉनी लीवर की शुरुआत हो चुकी थी। उससे पहले महमूद साहब ये सब का ख़त्म हो चुका था। तो फिलहाल जॉनी लीवर, बल्कि जॉनी वाकर का भी लगभग ख़त्म हो चुका था। तो जॉनी लीवर का चल रहा था। उसकी एक वजह ये थी ख़त्म होने की कि तब तक उसके बाद 80s के बाद जितने बड़े बड़े स्टार थे और हीरो थे, उन्होंने ही कॉमेडी करनी शुरू कर दी। तो एक तरह से कॉमेडियन के पेट पे लात पड़ गई थी। तो अब यहाँ और मुश्किल था कि हीरो खुद कॉमेडी कर रहा तो कॉमेडियन क्या करेगा। तो स्ट्रगल था। उन्होंने कहा क्या करूँ, सर्वाइव भी करना है, मुंबई में रहना भी है, कब तक दूसरों के घरों पे पलेंगे। फिर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अब ऑटो ड्राइवरी करें, लेकिन उसमें खासियत ये थी कि जो भी पैसेंजर मुसाफिर बैठता उसको जोक सुनाते, मिमिक्री करते, तो लोगों को हंसाते। और इस तरीके से ये सिलसिला चल पड़ा। ऑटो चलाते, फिर छोटे मोटे फंक्शन, बर्थडे पार्टी, ऑर्केस्ट्रा बैंड, उसमें परफॉर्म। फिर एक रोज़ ऐसे ही एक छोटा मोटा कार्यक्रम था, पता चला कि उसमें जॉनी लीवर आ रहे हैं। अच्छा, जॉनी लीवर तब तक नाम हो चुका था। तो राजू श्रीवास्तव को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपने जी जान से परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस के बाद जॉनी लीवर मिले, गले लगाया, बोला बहुत अच्छा करते हो, यहाँ कोई ज़रूरत हो तो बताना। इसके बाद कुछ मुसीबतों के वक्त में जॉनी लीवर ने राजू श्रीवास्तव की मदद की, अपने घर पर भी रखा। फिर जॉनी लीवर की वजह से ही उन्हें तेज़ाब फिल्म में काम मिला। जो अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म थी, माधुरी दीक्षित की। तो तेज़ाब में एक छोटा मोटा रोल मिला। फिर कुछ और फिल्में मिली, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। इसी दौरान एक बार वो ट्रेन में, अच्छा वो अक्सर पैसे वैसे हैं नहीं, ट्रेन में अपना सफ़र हो रहा है, तो ट्रेन में भी अपने जोक और चुटकुले ये सब सुनाते रहते। तो एक मुंबई में, ये ट्रेन की बात, फिर बाद में एक कार्यक्रम में कहीं कुछ शो था, बल्कि एक शो कर रहे थे वो, जिसमें बड़े बड़े सिंगर और बाकी लोग भी थे। उस वक्त अनुराधा पौडवाल हुआ करती थी, वो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी। और उसी में राजू श्रीवास्तव को एक छोटे से आइटम के लिए बुलाया गया था। इत्तेफाक से उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए गुलशन कुमार, टी सीरीज के जो ओनर हुआ करते थे, वो भी बैठे हुए थे। अनुराधा पौडवाल के इसके बाद और भी लोगों का हुआ। फिर राजू श्रीवास्तव आए, उन्होंने अपने कुछ जोक्स और मिमिक्री की। जब शो खत्म हुआ तो गुलशन कुमार मिले राजू श्रीवास्तव से और कहा कि ये जो तुमने अभी सुनाया, ये 4-5 मिनट, क्या तुम नॉन स्टॉप आधा घंटा सुना सकते हो? तो राजू ने कहा हाँ सुना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो पहले राजू को लगा कि वीडियो बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड करना है। अब उन्होंने कहा कॉमेडी का ऑडियो, ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा हाँ, जोक ऑडियो पे। टी सीरीज तब तक धूम मचा चुका था। राजू को लगा चलो यही सीख है। इसके बाद बाकायदा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और पहला नाम था जो ऑडियो बना राजू श्रीवास्तव का, हंसना मना है। ये टी सीरीज़ ने बनाया और इत्तेफाक से ये ऑडियो खूब बिका, लोगों को पसंद आया।
उसी के बाद कहते हैं एक बार ट्रेन में राजू श्रीवास्तव सफ़र कर रहे थे, कुछ लोग वही अपना सुन रहे थे और फिर एक शख्स ने, राजू श्रीवास्तव ने फिर अपना कुछ बोलना शुरू किया। अच्छा वो ऑडियो है, वीडियो तो है नहीं कि चेहरा पहचाने। तो राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मैं भी मिमिक्री करता हूँ। उन्होंने अपना कुछ ट्रेन में मुसाफिरों को सुनाया, साथ बैठे। तो उसमें से एक बंदे ने कहा कि तुम ना टी सीरीज़ में ट्राई करो, मेरे पास उनका पता है और एक बंदा है वहाँ पे जो करता है एकदम तुम्हारे ही जैसा करता है, तो ये एड्रेस है, तुम जाके मिलो, तुम्हारा भी कैसेट आएगा। राजू श्रीवास्तव हंसे, उसको कुछ बोला नहीं। उसे पता नहीं था कि वो राजू श्रीवास्तव के बारे में ही राजू श्रीवास्तव को बता रहा है। खैर यहाँ से फिर शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव ने छोटे मोटे परफॉर्मेंस और ऑडियो ने थोड़ा घर घर तक पहुंचाया। इसके बाद इत्तेफाक से दूरदर्शन में एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था टी टाइम मनोरंजन। इसमें राजू श्रीवास्तव को काम मिला और इसमें उनके किरदार को बड़ा सराहा गया, उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी, मिमिक्री। तो यहाँ से वो थोड़ा अब धीरे धीरे उठना शुरू हुए। अब थोड़ी बहुत पहचान हो चुकी थी राजू की और मुंबई आए हुए अब करीब 10-11 साल हो गए थे। तेज़ाब फिल्म में भी काम कर चुके थे, लेकिन उससे ही पहले फिर अब उन्हें लगा कि अब शिखा से कब तक छुपाया जाए। तो मुंबई आने के 6 साल के बाद तेज़ाब फिल्म मिली थी और अब आ गया 93 का साल। तेज़ाब को रिलीज हुए 5 साल हो गए और ठीक ठाक अब अपने वो परफॉर्मेंस से सब चीज़ों से कमा रहे थे। फिर उन्होंने कहा अब शादी का वक्त आ गया और इसी के बाद मई 1993 में उन्होंने शिखा से शादी कर ली। फिर शिखा भी मुंबई पहुंच गई उनकी मदद करने के लिए। अब इसके बाद वो अपना मुंबई में ही रहने लगे। अब धीरे धीरे इनका काम चलने लगा। फिर 93 में जिस साल शादी की, कई बार लेडी लक देखिए कैसे होता है, उसी साल बाजीगर फिल्म में रिलीज़ हुई थी शाहरुख खान की और उसमें भी रोल था और इसमें थोड़ी राजू श्रीवास्तव को जो तेज़ाब में उतनी पहचान नहीं मिली, थोड़ी पहचान मिली। फिर 94 में अमिताभ बच्चन की खुददार फिल्म आई, उसमें काम मिला। फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कई फिल्मों में काम किया। अब जिस शख्स की बदौलत राजू श्रीवास्तव मुंबई पहुंचे थे, अभी तक उस शख्स से मुलाकात नहीं हो रही थी इनकी, खुददार से पहले, और ये अपना स्ट्रगल कर रहे थे। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं आज़ाद हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जिसमें शबाना आज़मी हीरोइन थी। तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी तरह राजू श्रीवास्तव को पता चला कि ये इस मुंबई के इस लोकेशन पे शूटिंग है। तो अपने आइडियल जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आए, मुंबई आए, मिमिक्री करने के लिए आए, फिल्मी दुनिया में आए थे, तो पहुंच गए। कई दिन चक्कर काटे, बच्चन साहब से मुलाकात नहीं हो रही। एक दिन उन्होंने उसके डायरेक्टर, शायद टीनू वर्मा थे या टीनू आनंद, उनसे गुजारिश की कि मैं उन्हीं की वजह से पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ मिलाते हैं। अब डायरेक्टर साहब ने मिलाया और राजू श्रीवास्तव वहाँ पे, अब गार्ड वार्ड तो होते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राजू श्रीवास्तव कानपुर से हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कई दिन से ये चक्कर काट रहा है, लड़का तो मिल लो। तो बच्चन साहब के हाथ में पेपर था, वो शायद अपनी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे अगले शॉट के लिए। अब देख रहे हैं राजू श्रीवास्तव की तरफ और राजू श्रीवास्तव धड़धड़ा कर अपना बोलना शुरू की, पता नहीं कब आगे बाउंसर गार्ड जो है हटा दे, बाहर ले जाए। जितनी जल्दी बोलना, उन्होंने कहा कि मैं कानपुर में हूँ, ये हूँ, पहली फिल्म जो देखी आपकी दीवार और शोले से ही मैंने ये किया और आपकी आवाज़ निकालता हूँ और मिमिक्री भी शुरू करती। थोड़ी देर के बाद बच्चन साहब खड़े हो गए। उसके बाद बोला हाँ भाई चलो, क्या शॉट है, क्या है, रेडी है, कहाँ है शबाना, और ये सब बातें हुई और फिर मुस्कुराए राजू श्रीवास्तव के साथ और आगे बढ़ गए। राजू श्रीवास्तव ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ उसी दिन कि बच्चन साहब देख तो मुझे रहे थे पर सुन नहीं रहे थे। उनका सारा ध्यान उनके अपने स्क्रिप्ट की तरफ था जो उनको अगले शॉट में देना था, वो डायलॉग याद कर रहे थे। बट ठीक है, मुझे लगा कि चलो पहली मुलाकात ऐसी थी। इसके बाद कुछ साल बीते तो खुददार फिल्म में भी काम किया। उससे पहले एक कहीं प्रोग्राम था, वहाँ राजू श्रीवास्तव परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चन साहब सामने बैठे हैं और तब राजू श्रीवास्तव ने मंच से कहा, ये कहानी भी सुनाई और कहते हैं बच्चन साहब को पूरी कहानी सुनाई। और एक बार फिर बच्चन साहब से जब मिले तो पहली बार ये कहा भी था कि मैं आपसे वहाँ मिला तो उन्होंने कहा आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, आपके बारे में हम सब जानते हैं, आपके प्रोग्राम के तो हम भी फ़ैन हैं, आप जिस तरीके से हंसाते हैं। तो बच्चन साहब से इस तरह मुलाकात हुई। पूरी ज़िंदगी राजू श्रीवास्तव हमेशा, अब उन्होंने अगर इस पेशे में आने का क्रेडिट दिया तो अमिताभ बच्चन को दिया। उनके बहुत सारे किरदार फेमस हुए, जिनमें से एक गजोधर है।
आपने देखा होगा वो हाथ पीछे करके उस तरीके से देसी भाषा में बोलना। बहुत सारे लोग जहाँ पूछते भी हैं कि ये गजोधर क्या है, कि मतलब फिक्शन है, क्या है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है। दरअसल गजोधर उनके ननिहाल में रहने वाला एक नाई का नाम है, जो सचमुच का कैरेक्टर है और उनके नाना के घर के पास रहता है। और जब राजू श्रीवास्तव जाते थे तो वहीं बाल कटाने तो उसी नाई से कटाते, और उसका नाम गजोधर था। और उससे मुलाकात ऐसी हुई थी कि गजोधर अपने सीने पे उसने गिटार बनवा रखा था। गिटार का वो था, पता नहीं उस ज़माने में टैटू होता था या उसका पेंट था, क्या था। तो एक बार पूछा, ये भी राजू भाई ने बताया इंटरव्यू में, कि ये गिटार क्यों? तो उसने कहा कि जब खुजली होती है तो ये गिटार अपने आप बजने लगता है। फिर वो अलग अलग कहानी, जो शोले की कहानी और बाकी अपने स्टाइल में वो सुनाता था गजोधर। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके राजू श्रीवास्तव ने उसको अपनाना शुरू किया और बाद में बाकायदा उसी रियल कैरेक्टर, जो उनके ननिहाल का कैरेक्टर वो एक गजोधर असली, उसको उन्होंने अपने कॉमेडी का हिस्सा बनाया और एक कैरेक्टर बनाया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये वहाँ से लिया था। इन सब करने के बाद करीब 17 फिल्में की राजू श्रीवास्तव ने। लेकिन कहते हैं कि राजू श्रीवास्तव को असली पहचान जब मिली जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर आया, और इसमें उनका पूरा जो जलवा था वो देखने को मिला। और स्टार 1 पे ही आया था। चैनल का भी महत्व होता है और पूरे देश ने देखा। उस वक्त द ग्रेट इंडियन लाफ्टर अपने आप में एक अनोखा शो था। लोगों को इस परेशान हाल ज़िंदगी से थोड़ा हंसने हंसाने का मौका मिलता था। मैं खुद उसको बहुत शौक से देखता था। उसमें एक से एक उस वक्त कैरेक्टर आए थे अलग अलग। लेकिन मेरे फेवरेट ग्रेट इंडियन लाफ्टर से ही एक्चुअली मैंने राजू श्रीवास्तव को जाना। इससे पहले हाँ, न्यू ईयर पे कुछ प्रोग्राम आते थे हर साल, याद होगा आपको, तो उसमें कुछ कुछ झलकियाँ आती थी। लेकिन मैंने जो फ़ैन हुआ वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर से, और उसमें एक गजोधर का बहुत बड़ा रोल है, या फिर ट्रेन वाला, या फिर फिल्म स्टारों के जो मिमिक्री, इन सारी चीज़ों का। फिर जो मुंबई पुलिस के वो सारे होते थे, फंक्शन होता है, उसमें राजू श्रीवास्तव का परफॉर्मेंस। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर ने राजू श्रीवास्तव को घर घर तक पहुंचाया। हालांकि वो ये कंपटीशन सेकंड रनर अप थे, लेकिन उनकी कॉमेडी को वहाँ से एक जगह मिली। मुझे याद है इस ग्रेट इंडियन लाफ्टर के बाद राजू श्रीवास्तव ने जो स्टारडम पाई, एक दौर था, मैं अपने न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, कि होड़ लग गई थी उस ज़माने में। टीआरपी के लिए कुछ लोगों को बड़े बिकते थे। न्यूज़ देर में अलग अलग न्यूज़ चैनल में एक दौर आता है। एक ज़माने में याद होगा आपको हर चैनल पे खली खूब दिखाया जाता था। फिर राखी सावंत आई थी, फिर सांप बिच्छू, फिर पुनर्जन्म, फिर भूत प्रेत। उन्हीं दौर में से एक और था दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के, उसके वीडियो कैसेट जो खासतौर पर दुबई शारजा के हुआ करते थे। उन्हीं दौर में से फिर एक राजू श्रीवास्तव। हर चैनल पर राजू श्रीवास्तव, न्यूज़ चैनल पर, एंटरटेनमेंट चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, डिमांड बढ़ गई। न्यू ईयर के शोज़ में तो पहले से बुकिंग होने लगी। जितने इवेंट्स होते न्यूज़ चैनल के, उसमें बीच बीच में राजू श्रीवास्तव को लाया जाने लगा। तो राजू श्रीवास्तव हर चैनल पे छाए हुए थे, एक दौर था। और हर चैनल पे उनकी अलग अलग कॉमेडी, वही हंसी मजाक, सब कुछ। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान में राजू श्रीवास्तव से बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं, क्योंकि हर चैनल उसके पीछे, हर चैनल पे वो चाहिए, और हर चैनल की प्लानिंग अपने अपने फंक्शन में बुलाना। बाद में बेशक द कपिल शर्मा शो आया, सब कुछ है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो राजू श्रीवास्तव का एक छत्र राज था। और अभी 10 अगस्त को जिस दिन बीमार पड़े, उससे पहले तक वो लगातार काम करते रहे, शोज़ करते रहे, और पूरा परिवार को भी उन्होंने एक जगह, एक अच्छी ज़िंदगी दी। उनकी जो बेटी है अंतरा, उसने एक फिल्म आई थी वोदका डायरीज़, उसमें शायद एसोसिएट प्रोड्यूसर थी, और वो इवेंट्स और फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है। बेटा जो आयुष्मान है, उसने MBA किया है, शायद अभी कर ही रहा है। तो एक बेटा एक बेटी है परिवार में, पत्नी है शिखा, और सब कुछ ठीक ठाक, और कोई ऐसी कभी पहले कोई बीमारी, कोई तकलीफ भी नहीं थी। लेकिन सब कुछ अचानक 10 अगस्त की सुबह हुआ, और एक पूरी दुनिया को हंसाने वाला इंसान। कहते हैं आखिरी वक्त पे भी जब वो गिरे, उससे पहले हंसी मजाक ही चल रही थी, और फिर अचानक तबीयत बिगड़ी, और फिर 42 दिन तक राजू श्रीवास्तव बेहोशी के आलम में इस दुनिया को विदा कह गए।
कहने के लिए बहुत कुछ है राजू श्रीवास्तव के बारे में, लेकिन ये है कि क्या क्या कहा जाए। मेरी कोशिश यही थी कि चूँकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे फिल्म लाइन में आए, तो जो भी थी उनके इंटरव्यूज़ से या उनसे जो बातें हुई, मेरे लिए बस ये है कि ये पर्सनल लॉस है, क्योंकि एक अच्छे साथी, एक ऐसा शख्स जिसको मैं तब से देख रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। मैं भी खुद कभी चूँकि कॉमेडियन बनना चाहता था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर ऐसी चीज़ों से और क्या असर पड़ता है। मतलब बेहद अफसोस, तो ऐसा लगा कि जैसे आज किसी बहुत ही अपने करीबी को खो दिया है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि राजू भाई के पूरे परिवार को, उनके तमाम चाहने वालों को वो सब्र दे और उन्हें जन्नत दे। और ऐसे इंसान बड़े कम होते हैं, जो स्टार तो हैं, हंसाते भी हैं, लेकिन इतने सिंपल, इतने साधारण, मतलब जो लोग राजू भाई के साथ रहे हैं वही बेहतर जानते हैं कि उनकी शख्सियत क्या थी, कितने नॉर्मल, कितने आम, कितने जब हर वक्त उनके जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही रहा करते थे, कभी उड़े नहीं। कहते हैं अच्छे लोगों को ऊपर वाला हमेशा जल्दी बुला लेता है, शायद ये बात सही है। तो राजू भाई के बारे में जितना कुछ पता था मुझे, मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।